जो डायूरेटिक्स इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है यहाँ से लेके यहाँ तक कि डायूरेटिक्स ऐसे कंपाउंड होते हैं जो कि यूरिन वॉल्यूम आउटपुट को बढ़ा देते हैं, इसके रेट को बढ़ा देते हैं, उसको बोलते हैं डायूरेटिक्स। तो यहाँ पे इसकी डेफिनेशन होगी डायूरेटिक्स की। फिर आगे बताता है कि डायूरेटिक्स किस तरह काम करती है। बेसिकली जो डायूरेटिक्स होती है वो सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन को ब्लॉक कर देती है। जब सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन ब्लॉक हो जाएगी तो फिर क्लोराइड उसको फॉलो करेगा, क्लोराइड फॉलो करेगा। इसके साथ साथ पोटेशियम की, क्लोराइड की, मैग्नीशियम की, कैल्शियम की रीअब्जॉर्प्शन भी सोडियम के साथ होती है। तो सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन को ब्लॉक करके क्लोराइड की, कैल्शियम की, मैग्नीशियम की, पोटेशियम की रीअब्जॉर्प्शन भी ब्लॉक हो जाएगी। जब इनकी रीअब्जॉर्प्शन ब्लॉक हो जाएगी तो फिर सारे के सारे यूरिन के अंदर एक्सक्रीट हो गए। इन सॉल्यूट की एक्सक्रीशन के साथ वाटर की भी एक्सक्रीशन होगी। क्यों? क्योंकि अगर सॉल्यूट की रीअब्जॉर्प्शन नहीं होती और एक्सक्रीशन ज़्यादा होती है तो ट्यूबुलर फ्लूइड में ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा। और वाटर ऑलवेज फॉलो लो स्मोलैरिटी टू हाई स्मोलैरिटी, यानी वो हाई ऑस्मोटिक कंपार्टमेंट को फॉलो करता है, जिसकी वजह से डायूरेटिक्स काम करती है। तो फिर डायूरेटिक्स बेसिकली किस केटाइन की रीअब्जॉर्प्शन को ब्लॉक करती है? सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन को ब्लॉक करती है। सोडियम की वजह से क्लोराइड की रीअब्जॉर्प्शन ब्लॉक होगी, क्लोराइड की वजह से पोटेशियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम भी। फिर आगे बताता है कि डायूरेटिक्स के क्लिनिकल यूज़ क्या होते हैं। बेसिकली जो डायूरेटिक्स होते हैं वो यूरिन वॉल्यूम आउटपुट को बढ़ा के ईसीएफ वॉल्यूम को कम कर देती है। किन किन कंडीशन में? एडीमा में और हाइपरटेंशन में। तो फिर एग्जाम में यही पूछा जाएगा कि किन कंडीशन के अंदर डायूरेटिक्स काम करती है, तो आपने बताना है एडीमा और हाइपरटेंशन। तो जिसको मैं अंडरलाइन कर लूँ, आप भी साथ साथ उनको अंडरलाइन कर दीजिएगा। तो पहले इसकी डेफिनेशन को अंडरलाइन कर लेते हैं, ये डेफिनेशन हो जाएगी इसकी डेफिनेशन। उसके बाद किस कीटाइन की रीअब्जॉर्प्शन को ब्लॉक करती है और अनाइन की वो है सोडियम क्लोराइड। फिर आगे बताता है कि किन किन कंडीशन के अंदर हम डायूरेटिक्स का यूज़ करते हैं, ये भी हो जाएगा। इसके बाद अगला सवाल आता है कि जो डायूरेटिक्स होती है इसको क्रोनिक लेवल के लिए या फिर क्रोनिक यूज़ क्यों नहीं करते डायूरेटिक्स का। इसकी बात ये है कि अगर किडनी हेल्थी है तो फिर किडनी भी ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करती है, क्योंकि जो डायूरेटिक्स होती है वो इसी वॉल्यूम को कम करके ब्लड प्रेशर को ड्रॉप कर देते हैं। और अगर किडनी हेल्थी है तो फिर किडनी मैकेनिज्म को एक्टिवेट करेगी। तो फिर अगर ये सवाल होता है कि डायूरेटिक्स क्रोनिक यूज़ के लिए नहीं होती, तो इसका जवाब ये होगा कि कंपनसेटरी मैकेनिज्म की एक्टिवेशन होती है। और वो कंपनसेटरी मैकेनिज्म कब एक्टिवेट होती है? जब ईसीएफ वॉल्यूम कम होता है। और ईसीएफ वॉल्यूम कब कम होगा? जब डायूरेटिक्स यूज़ करेंगे। और डायूरेटिक्स किस कंडीशन के अंदर यूज़ करती है? बेसिकली एडिमा और हाइपरटेंशन के पेशेंट के अंदर। तो फिर डायूरेटिक्स को इसलिए क्रोनिक लेवल पे यूज़ नहीं करते क्योंकि कंपनसेटरी मैकेनिज्म की एक्टिवेशन होती है। और वो कंपनसेटरी मैकेनिज्म क्यों एक्टिवेट होती है? क्योंकि ब्लड प्रेशर ड्रॉप कर गया। अब वो कंपनसेटरी मैकेनिज्म होगी क्या? पहला तो ये होगा कि प्रेशर बॉडी फ्लूइड मैकेनिज्म या फिर रीनल बॉडी फ्लूइड मैकेनिज्म। इसमें यह होता है कि अगर ब्लड प्रेशर कम होता है, क्योंकि ईसीएफ वॉल्यूम कम हो गया, तो फिर किडनी की तरफ परफ्यूजन प्रेशर कम आएगा। जब किडनी की तरफ परफ्यूजन प्रेशर कम आएगा तो फिर जीएफआर कम होगी, जीएफ यानी एंजियोटेंसिन 2 की सिक्रेशन भी हमें ज़्यादा देखने को मिलेगी। इन सारी मैकेनिज्म की वजह से फाइनली ये होगा कि जो ब्लड प्रेशर है वो वापस नॉर्मलाइज हो जाएगा, क्योंकि फिल्ट्रेशन कम हो रही है तो फिर एक्सक्रीशन भी कम होगी। दूसरी तरफ रेनिन एंजियोटेंसिन अल्डोस्टेरॉन सिस्टम, जिसने प्रेशर को गिरने नहीं दिया बल्कि नॉर्मलाइज कर लिया। तो फिर डायरेटिक्स को हम क्रोनिक लेवल के लिए या फिर क्रोनिक यूज़ के लिए हम इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। अब और डायूरेटिक्स के आगे बता रहे हैं कि इनकी क्या-क्या एग्ज़ाम्पल्स हो सकती है या फिर इनके मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन क्या हो सकते हैं। इसी के बेस पर हम इसको डिफरेंट कैटेगरीज़ में डिवाइड करते हैं। इसके लिए जो बेसिक जो आपने टेबल रट्टा मारना है वो है ये वाला टेबल। इस टेबल के अंदर आपको डायूरेटिक्स की 6 क्लास दिखाई होगी। ऑस्मोटिक डायूरेटिक्स, लूप डायूरेटिक्स, थायज़ाइड डायूरेटिक्स, कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर, एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट, सोडियम चैनल ब्लॉकर। ये इनके नाम इनके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की वजह से दिया है कि अगर वो सोडियम चैनल को ब्लॉक करेंगे तो फिर सोडियम चैनल ब्लॉकर। तो अब स्टार्ट करते हैं पहले ऑस्मोटिक डायूरेटिक्स से। जो ऑस्मोटिक डायूरेटिक्स होती है मेनली इन्होंने कहाँ पे जाके काम करना होता है? प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल में, क्योंकि काफ़ी सारा जो सॉल्यूट की रीअब्सॉर्प्शन होती है वो प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल के अंदर होती है। स्पेसिफिकली प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, स्ट्रेट ट्यूब्यूल के अंदर ज़्यादा नहीं होती। ओके। और इसका मेन मैकेनिज्म ये होगा ऑस्मोटिक डायूरेटिक्स का कि अगर हम कोई ऐसे सॉल्यूट की हम ज़्यादा इंजेक्ट करते हैं ब्लड के अंदर जिनकी रीअब्सॉर्प्शन नहीं होती, तो फिर वाटर भी इनको फॉलो करेगा। वो सॉल्यूट मॉलिक्यूल कौन-कौन से हैं ये आपको आना चाहिए, एग्ज़ाम में एमसीक्यूज़ में आ सकते हैं। वो कौन-कौन से इसको अंडरलाइन कर लेते हैं। यूरिया है, मैनिटोल है और सुक्रोज है। तो यूरिया, मैनिटोल, सुक्रोज की इंजेक्शन करेंगे तो फिर ऑस्मोलैरिटी ट्यूबुलर फ्लूइड की ज़्यादा होगी। जब ऑस्मोलैरिटी ज़्यादा हो जाएगी तो फिर वाटर उसको फॉलो करेगा, वाटर की एक्सक्रीशन होगी और ईसीएफ वॉल्यूम वापस नॉर्मलाइज़ हो जाएगा। अब बताता है कि कुछ ऐसी कंडीशन भी होती है जिसमें ज़्यादा एक्सेस सॉल्यूट होता है प्लाज्मा के अंदर, लेकिन उसकी रीअब्सॉर्प्शन नहीं होती। इसकी उम्दा एग्जांपल है डायबिटीज़ मेलाइटस। जो डायबिटीज़ मेलाइटस होती है इसमें ग्लूकोज का लेवल काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। जब ग्लूकोज का लेवल ज़्यादा हो जाएगा तो वो ट्यूब ट्रांसपोर्ट मैक्सिमम या फिर ट्यूबुलर मैक्सिमम इसको अप्रोच करेगा। और ये कब अप्रोच करेगा? जब इसकी कंसंट्रेशन प्लाज्मा के अंदर 250 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होगी। तो फिर ये एमसीक्यू आएगा। और ये क्यों ऐसा होगा? क्योंकि ये ट्रांसपोर्ट मैक्सिमम को
अचीव कर गया, बल्कि इसको एक्सीड कर गया। तो 250 मिलीग्राम पर डेसीलीटर प्लाज्मा, इतनी इस कंसंट्रेशन के बाद मजीद जो ग्लूकोज होगा उसकी रीअब्सॉर्प्शन नहीं होगी, बल्कि वो उल्टा यूरिन के अंदर एक्सीडेट होगा। तो फिर इस कंडीशन को बोलते हैं पॉलीयूरिया। पॉलीयूरिया का मतलब फ्रीक्वेंट यूरिनेशन। पॉलीयूरिया होगा तो फिर इसको कंपनसेट करने के लिए हम ज़्यादा फ्लूइड की इनटेक करेंगे, इसको बोलेंगे पॉलीडिप्सिया। क्योंकि अब कहेंगे पॉलीडिप्सिया क्यों करते हैं, तो पॉलीडिप्सिया जो मैकेनिज्म होता है फ्लूइड इनटेक ज़्यादा कर लेना, ये 3 वजह से होगा। पहले तो डिहाइड्रेशन हुई, दूसरा ये हुआ कि ऑस्मोलैरिटी ज़्यादा होगी, तीसरा थर्स्ट मैकेनिज्म एक्टिवेट हो गया, यानी वाटर लॉस्ट हो गया। तो फिर ईसीएफ वॉल्यूम की जो ऑस्मोलैरिटी थी वो काफ़ी ज़्यादा होगी, ऑस्मोलैरिटी ज़्यादा होगी तो फिर थर्स्ट मैकेनिज्म की एक्टिवेशन होगी। तो फिर डिहाइड्रेशन लीड्स टू इंक्रीज ऑस्मोलैरिटी और इंक्रीज ऑस्मोलैरिटी लीड टू थर्स्ट मैकेनिज्म, इसकी वजह से पॉलीडिप्सिया होगा। नेक्स्ट इज लूप डायूरेटिक्स। लूप डायूरेटिक्स ऐसे डायूरेटिक्स जिसने असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ फैलने पर जाके काम करना है। स्पेसिफिकली जो 1 सोडियम 2 क्लोराइड 1 पोटेशियम को ट्रांसपोर्टर होता है, जो कि असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ फैलने पे होता है, और ये डायूरेटिक्स सबसे ज़्यादा पावरफुल होती है। जब ये 1 सोडियम 2 क्लोराइड 1 पोटेशियम को ट्रांसपोर्ट को इनहिबिट करती है असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप पर फैलने में, तो वहाँ पर सोडियम क्लोराइड और पोटेशियम की अब्सॉर्प्शन नहीं होती, इनको वाटर फॉलो करेगा, जिसकी वजह से हमें यूरिन के अंदर नाइट्रायूरेसिस और डायूरेसिस देखने को मिलेगी। तो फिर इनकी क्या क्या इंपॉर्टेंस होती है, कि ये क्यों ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि ये साल्यूट की क्वांटिटी को ज़्यादा कर देती है, जो कि डिस्टल पार्ट ऑफ नेफ्रॉन में रीअब्सॉर्ब होना होता है। और डिस्टल पार्ट ऑफ नेफ्रॉन असल में होगा क्या, कि इनको ज़्यादा रीअब्सॉर्ब नहीं कर सकेगा, फाइनली ये यूरिन के अंदर एक्सक्रीट हो गए। तो पहला ये होगा कि ये साल्यूट की क्वांटिटी को बढ़ा देती है, जो कि डिस्टल पार्ट की तरफ जा रहा होता है। और ये जो साल्यूट होता है ये ऑस्मोटिक प्रेशर को बढ़ा के वाटर की रीअब्सॉर्प्शन को प्रिवेंट कर देता है, क्योंकि जो डिस्टल पार्ट में वाटर की रीअब्सॉर्प्शन होनी होती है। दूसरा ये है कि काउंटर करंट मल्टीप्लायर सिस्टम को भी डिस्टर्ब कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर आयंस की रीअब्सॉर्प्शन नहीं होती। जब असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ फैलने में एक्टिव ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म एक्टिवेट नहीं है, तो फिर काउंटर करंट मल्टीप्लायर सिस्टम मेंटेन नहीं होगा। इसका मतलब हाई मेडुलरी इंटरस्टिशियम, जिसमें ऑस्मोलैरिटी काफ़ी ज़्यादा होती थी, वो ऑस्मोलैरिटी ज़्यादा नहीं होगी, जिसकी वजह से किडनी के पास कंसंट्रेटिंग एबिलिटी काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएगी। तो लूप डायूरेटिक्स कंसंट्रेटिंग और डाइल्यूटिंग एबिलिटीज़ को भी ख़त्म कर देती है, और दूसरा ये है कि ये वाटर की रीअब्सॉर्प्शन को भी ब्लॉक कर देती है। आगे बताता है कि यूरिन की डाइल्यूशन क्यों इम्पेयर होगी, क्योंकि सोडियम और क्लोराइड की रीअब्सॉर्प्शन नहीं हुई। तो फिर हाई मेडुलरी इंटरस्टिशियम, जिसमें ऑस्मोलैरिटी ज़्यादा थी, मुझे ये बोलना चाहिए हाइपर ऑस्मोटिक मेडुलरी इंटरस्टिशियम, वो मेंटेन नहीं हो सका। अब तो यूरिन की कंसंट्रेशन इसलिए होगी, यूरिन की डायलेशन इसलिए होगी बिकॉज सोडियम और क्लोराइड की रीअब्सॉर्प्शन ब्लॉक हो गई है, और जिसकी वजह से वाटर की एक्सक्रीशन भी ज़्यादा होगी। तो हम कह सकते हैं कि जो लूप डायूरेटिक्स होती है वो बेसिकली जो ट्यूबुलर फ्लूइड का या फिर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट का 20 से लेकर 30% एक्सक्रीशन करवा देती है, यानी कि यूरिन आउटपुट का 20 से लेकर 30% तक कंट्रीब्यूशन कर सकती होती है लूप डायूरेटिक्स। नेक्स्ट इज थायोजाइड डायूरेटिक्स। थायोजाइड डायूरेटिक्स होती है, इसने जाके काम करना होता है अर्ली डिस्टल ट्यूब्यूल में। स्पेसिफिकली वहाँ पे सोडियम क्लोराइड को ट्रांसपोर्टर होता है, उसको ब्लॉक कर देगी। और नॉर्मली ये कितना यूरिन आउटपुट में कंट्रीब्यूशन करती होती है 5 to 10%। जो लूप डायूरेटिक्स है वो 20 to 30%, और ये 5 to 10% तक काम कर सकती होती है थायोजाइड डायूरेटिक्स। और थायोजाइड डायूरेटिक्स की एग्जांपल होगी हाइड्रोक्लोरोथायोजाइड, क्लोरथैलिडोन। नेक्स्ट इज कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर। कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर ये वो इनहिबिटर्स हो गए जो कार्बोनिक एनहाइड्रेस एंजाइम को ब्लॉक कर देंगे। नॉर्मली इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन भी प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के अंदर होगा, क्योंकि वहाँ पे ही बाइकार्बोनेट आयन की रिअब्सॉर्प्शन होती है हाइड्रोजन की सिक्रेशन के साथ, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन की नेट सिक्रेशन नहीं होती। अगर कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर लेंगे तो फिर प्रोक्सिमल ट्यूब्यूल के अंदर बाइकार्बोनेट की रिअब्सॉर्प्शन नहीं होगी, बल्कि हाइड्रोजन आयन की सिक्रेशन भी नहीं होगी। तो क्योंकि हाइड्रोजन आयन की जो सिक्रेशन होती है वो बाइकार्बोनेट के साथ कपल्ड होती है, लेकिन यहाँ पर नेट सिक्रेशन नहीं होती। तो हम सिंपल कह सकते हैं कि जब बाइकार्बोनेट की रिअब्सॉर्प्शन नहीं होगी तो फिर हम क्या कर रहे हैं, हम अल्कली को लूज कर रहे हैं। जब अल्कली को लूज कर रहे हैं तो फिर यहाँ पर मेटाबॉलिक एसिडोसिस देखने को मिलेगा जब हम कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर यूज करेंगे। नेक्स्ट इज मिनरलोकॉर्टिकॉइड रिसेप्टर एंटागोनिस्ट। मिनरलोकॉर्टिकॉइड यहाँ वर्ड यूज हो रहा है एल्डोस्टेरोन के लिए। जो एल्डोस्टेरोन होता है उसने अपने रिसेप्टर पर जाके काम करना होता है, उसका जो रिसेप्टर होता है वो साइटोप्लाज्म के अंदर पड़ा होता है, उस रिसेप्टर को बोलते हैं मिनरलोकॉर्टिकॉइड रिसेप्टर। तो कुछ ऐसे ड्रग्स होती है जो कि एल्डोस्टेरोन के रिसेप्टर के खिलाफ कम या कह सकते हैं कि कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर का काम करती है, उसके रिसेप्टर को ब्लॉक कर देती है, जिसकी वजह से एल्डोस्टेरोन अपना काम नहीं कर सकता। ऐसी ड्रग के नाम है स्पाइनोलेक्टोन और एपिलरनोन। तो यहाँ पे इसके नाम को नोट कर लेते हैं, स्पाइनोलेक्टोन और एपिलरनोन। ये वो मिनरलोकॉर्टिकॉइड एंटागोनिस्ट होती है जो कि एल्डोस्टेरोन के साथ compete करती है इसके रिसेप्टर के साथ, और अगर ये बाइंड कर ले तो फिर उसके एक्शन को एंटागोनाइज कर देगी।
एल्डोस्टेरोन के। और जो एल्डोस्टेरोन का बेसिकली 3 फंक्शन होते हैं, सोडियम की रीअब्सॉर्प्शन कराना, पोटेशियम की सिक्रेशन कराना, हाइड्रोजन की सिक्रेशन कराना। तो फिर ये जो ड्रग्स होगी, यह 3 उल्टे काम करेगी। सोडियम की रीअब्सॉर्प्शन नहीं होगी, पोटेशियम की सिक्रेशन नहीं होगी, हाइड्रोजन की सिक्रेशन नहीं होगी, और यहाँ पे हमें मेटाबॉलिक एसिडोसिस देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन की सिक्रेशन बिल्कुल भी नहीं हो रही। नेक्स्ट, सोडियम चैनल ब्लॉकर। ये ड्रग भी काम करती है लेट डिस्टल ट्यूब्यूल में और कॉर्टिकल कलेक्टिंग ट्यूब्यूल में, क्योंकि एल्डोस्टेरोन ने भी इसी जगह पे जाके काम करना होता है। तो जो डायूरेटिक्स है, एमिलोराइड और ट्राइमिटानिन, ये जो डायूरेटिक्स होती है, ये सोडियम की रीअब्सॉर्प्शन को और पोटेशियम की सिक्रेशन को ब्लॉक कर देती है उसी जगह पर जहाँ पे एल्डोस्टेरोन ने काम करना होता है। लेकिन ये एल्डोस्टेरोन के रिसेप्टर के साथ एंटागोनाइज नहीं करती। तो ये डाययूरेटिक्स होती है, सोडियम चैनल को ब्लॉक कर देती है। जब सोडियम चैनल को ब्लॉक हो जाएगा तो फिर सोडियम की रीअब्सॉर्प्शन नहीं होगी। जब सोडियम की रीअब्सॉर्प्शन नहीं होगी तो फिर पोटेशियम की सिक्रेशन भी नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे सोडियम पोटेशियम पेटी पे स्पर्म की एक्टिविटी भी ब्लॉक हो गई है। तो इस तरह ये सोडियम चैनल ब्लॉकर काम करते होते हैं। अब इनके नाम क्या होते हैं, उनकी एग्जाम्पल क्या है, इसको देख लेते हैं यहाँ से। क्लास ऑफ डाययूरेटिक्स, तो फिर पहले क्लास थी ऑस्मोटिक डाययूरेटिक्स, मैनिटोल। और इसके अलावा यहाँ पर यूरिया भी आ जाएगा इसका एग्जाम्पल, या कुछ पैथोलॉजिकल कंडीशन के अंदर ग्लूकोज भी आ जाएगा, जैसे डायबिटीज। वरना यहाँ पर यूरिया, मैनिटोल और सुक्रोज। लूप डाययूरेटिक्स, इसकी एग्जाम्पल है फ्यूरासिमाइड, ब्यूमेटिनाइड। थायजाइड डाययूरेटिक्स इसकी। तो थायजाइड डाययूरेटिक्स में हाइड्रोक्लोरोथायजाइड और क्लोरथैलिडोन ये आते हैं। हम कह सकते हैं कि जो पहली 3 डाययूरेटिक्स होती है वो हाइपोक्लीमिया कॉज करेगी। जो आखिरी 2 डाययूरेटिक्स है उसने हाइपरक्लीमिया कॉज करना, क्योंकि ये पोटेशियम की सिक्रेशन को कम करके पोटेशियम को स्पेयर कर देगी, जिसकी वजह से हम इसको पोटेशियम स्पेयरिंग डाययूरेटिक्स भी कह सकते हैं। जो दरमियान वाली है कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर, जिसमें एस्टाजोलामाइड की एग्जांपल आती है। इसका काम है सिर्फ बाइकार्बोनेट की रीअब्सॉर्प्शन को कम करके हाइड्रोजन की सिक्रेशन को भी कम करना और मेटाबॉलिक एसिडोसिस कॉज करना। तो ये था डाययूरेटिक का बेसिक।